तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर 2 के क्वेश्चन नंबर 16 to 20 को सॉल्व किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। अब चलिए इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रिसाइज मेजरमेंट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ आर अ नीड फॉर साइंस। फॉर एग्जाम्पल, टू ascertain the speed of an aircraft, one must have an accurate method to find its position at closely separated instants of time. This was the actual motivation behind the discovery of radar in the World War II. Think of different examples in modern science where precise measurements of length, time, mass, etc. are needed. Also, wherever you give a quantitative idea of the precision needed. तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि हमारा लेंथ, टाइम और मास का जो प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए हम लोग छोटा छोटा यूनिट यूज़ करते हैं उन सब के बारे में बताना है, और ये बताना है कि हम लोग उसके बारे में कैसे निकालते हैं, मतलब किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसको निकालने के लिए। तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है, प्रिसाइज मेजरमेंट इज़ इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। तो साइंस के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, मतलब जितना लीस्ट काउंट बढ़ते जाए उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। द अल्ट्रा शॉर्ट लेज़र पल्स इज़ यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो अल्ट्रा शॉर्ट लेज़र पल्स है वो टाइम को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है बहुत ही छोटे स्केल पर। एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ यूज टू फाइंड द इंटर एटॉमिक सेपरेशन। द एटम्स के बीच के सेपरेशन को देखने के लिए एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी किया जाता है। टू मेजर द मास ऑफ एटम्स द मास स्पेक्ट्रोमीटर इज डेवलप्ड। तो मास ऑफ एटम्स को मेज़र करने के लिए मास स्पेक्ट्रोमीटर को डेवलप किया गया है। क्योंकि एक एटम का मास बहुत ही छोटा होता है तो इसलिए हम लोग उसको कोई भी नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट से मेज़र नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को आपको खुद से करना होगा, क्योंकि वो वैसा क्वेश्चन इसको खुद से ही करना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, द सन इज़ अ हॉट प्लाज्मा आयोनाइज मैटर विथ इट्स इनर कोर एट अ टेम्परेचर एक्सीडिंग 10⁻7 केल्विन। तो सन का जो कोर है उसका टेम्परेचर होता है 10⁻7 केल्विन और उसका आउटर सरफेस टेम्परेचर है 6000 केल्विन। एट दिस हाई टेम्परेचर्स नो सब्सटेंस रिमेन्स इन अ लिक्विड और सॉलिड फेज। तो इतने टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस ना ही लिक्विड फेज पे रहता है और ना ही सॉलिड फेज पे। तो इन व्हाट रेंज डू यू एक्सपेक्ट द मास डेंसिटी ऑफ द सन टू बी। तो सन का मास डेंसिटी क्या होगा, किस रेंज में होगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स में या लिक्विड्स के बराबर या फिर गैसेस के बराबर। यानी कि सन का जो हमारा टेम्परेचर जो है वो इतना होता है 6000 केल्विन से लेके 10⁻7 केल्विन तक। तो हमें ये बताना है कि सन पे जो एटम्स यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम्स के एटम है वो सब सॉलिड स्टेट में होंगे या लिक्विड स्टेट में होंगे या गैसियस स्टेट में होंगे। चेक इफ़ योर गैस इज़ करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तभी हमारे पास डेटा भी दिया हुआ है, वो उसमें है मास ऑफ द सन जो है कि इसके बराबर है 2.0 × 10⁻30 kg के बराबर, और रेडियस ऑफ द सन है 7.0 × 10⁸ मीटर के बराबर। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। तो हमारा मास ऑफ सन दिया हुआ है 2 × 10⁻30 kg, रेडियस है 7 × 10⁸ मीटर। तो वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम जो वी होता है वो होता है 4/3 πr क्यूब, क्योंकि हमारा जो सन है वो स्फेरिकल शेप में है। अब इसमें हम लोग 4/3 लिख देंगे, पाई का वैल्यू 22/7 और आर क्यूब। तो आर जो हमारा रेडियस ऑफ सन क्या है 7 × 10⁸। अब ये होल टू द पावर 3 हो जाएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे से तो हमारे पास आ जाएगा 2145.52 × 10⁻24 मीटर क्यूब। तब क्योंकि डेंसिटी जो होता है वो मास बाई वॉल्यूम होता है, याद रखिएगा डेंसिटी का फॉर्मूला होता है क्या, मास बाई वॉल्यूम। तो हमारा मास कितना आ गया, मास है सन का 2 × 10⁻30 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम हमने निकाला अभी तुरंत 2145.52 × 10⁻24। अब इन सबको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइनल 1.39 × 10⁻3 kg पर मीटर टू द पावर 5। तो द डेंसिटी इज़ इन द रेंज ऑफ सॉलिड्स और लिक्विड। तो ये जो डेंसिटी है हमारा सन का वो सॉलिड्स और लिक्विड्स के रेंज में है। इसका मतलब ये है कि सन पे जो हाइड्रोजन और हीलियम के एटम्स है वो या तो सॉलिड स्टेट में होंगे या फिर लिक्विड स्टेट में। इट्स डेंसिटी इज़ ड्यू टू द हाई ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन द आउटर लेयर बाय द इनर लेयर ऑफ द सन। तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो सन का मास है उसके कारण इतना ज़्यादा ग्रेविटी क्रिएट हो जाता है कि उसके एटम्स जो है सॉलिड और लिक्विड स्टेट में रहते हैं इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होने पर भी। अब क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हेन द प्लैनेट जुपिटर इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 824.7 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ, इट्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 35.72 सेकेंड्स ऑफ आर्क। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द जुपिटर। तो जब प्लैनेट जुपिटर है अर्थ से 824.7 मिलियन किलोमीटर दूर था तो उसका एंगुलर डायमीटर कितना मेज़र किया गया 35.72 सेकेंड्स ऑफ एन आर्क।
ये जो 35.72 है ये हमारा थीटा का वैल्यू है। तब हमें कैलकुलेट करना है डायमीटर किसका, जुपिटर का डायमीटर को कैलकुलेट करना है। तब इसका आंसर देख लेते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट जुपिटर फ्रॉम अर्थ से कितना दूर है, डी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ये 824.7 मिलियन किलोमीटर्स। तभी मिलियन किलोमीटर्स को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे केवल किलोमीटर में, तो हो जाएगा 824.7 इंटू 10⁶ किलोमीटर के बराबर। अब एंगुलर डायमीटर जो थीटा हमारा दिया हुआ है वो है 35.72 सेकेंड्स है। तो अब हम लोग जब भी ये सॉल्व करते हैं तो इसको जो सेकंड्स वाले को है हम लोग इसको रेडियन में बदल लेते हैं। आपने देखा होगा, मैथ में पढ़ा होगा। तो अब ये हो जाएगा हमारा 35.72 इंटू 4.85 इंटू 10⁶ रेडियन। क्योंकि जब हम लोग सेकंड्स को रेडियन में बदलते हैं तो उसको हम लोग 4.85 इंटू 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और वही जब हम लोग रेडियन को वापस सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 4.85 इंटू 10⁶ से। तो हम लोग को यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारा कितना वैल्यू हो जाएगा एंगल थीटा का, ये हो जाएगा 173.242 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन के बराबर। अब हमारा डायमीटर ऑफ जुपिटर जो डी है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, एंगुलर डायमीटर ऑफ जुपिटर डी को हम लोग निकालेंगे थीटा इंटू डी से। थीटा इंटू डी से याद रखिएगा, डायमीटर ऑफ जुपिटर डी इज इक्वल टू थीटा इंटू डी। अब थीटा का वैल्यू हमने निकाल लिया है रेडियन में, ये है 173.241 इंटू 10⁻6 और डी का जो वैल्यू है वो हमने निकाला है इंटू 824.7 इंटू 10⁶ किलोमीटर। तब इन सबको मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 142871 जो इक्वल है हमारा 1.43 इंटू 10⁵ किलोमीटर के बराबर। यानी कि जो डायमीटर ऑफ जुपिटर कितना है 1.43 इंटू 10⁵ किलोमीटर के बराबर है। अब क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है अ मैन वॉकिंग ब्रिस्कली इन रेन विथ स्पीड वी मस्ट स्लैंट हिज अम्ब्रेला फॉरवर्ड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। यानी एक आदमी है जो पानी में जा रहा है और बारिश अगर तिरछे एंगल पे होती है तो उसे अपना अम्ब्रेला को भी तिरछा करना पड़ेगा ताकि वो बारिश से भीगे नहीं। तो वो जो एंगल जो बनेगा जब वो अपने छतरी को तिरछा करेगा तो वो उसको थीटा मान लेना है। अ स्टूडेंट डिराइव्स द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन थीटा एंड वी। तो एक जो स्टूडेंट है वो थीटा और उसके स्पीड जो है स्पीड ऑफ रेन के बीच में ये रिलेशन डिराइव करता है, वो है tan थीटा इज इक्वल टू वी। तो tan थीटा इक्वल टू वी का रिलेशन डिराइव करता है एंड चेक्स दैट द रिलेशन हैज़ अ करेक्ट लिमिट। तो रिलेशन का लिमिट भी करेक्ट हो जाता है। जैसे कि जब v जो व्हेन v अप्रोचेस टू 0 थीटा अप्रोचेस टू 0, जैसे कि स्पीड ऑफ रेन 0 होते जाता है वैसे ही उसका एंगल भी जो बनता है हमको, मतलब जिस एंगल पे हम लोग को अम्ब्रेला को टेढ़ा करके रखना था वो भी 0 की तरह अप्रोच करने लगता है एज एक्सपेक्टेड, जैसा एक्सपेक्ट किया गया था। अब वी आर एज्यूमिंग देयर इज़ नो स्ट्रॉन्ग विंड एंड दैट द रेन फॉल्स वर्टिकली फॉर अ स्टेशनरी मैन। डू यू थिंक दिस रिलेशन कैन बी करेक्ट, इफ़ नॉट गेस द करेक्ट रिलेशन। हमें ये बताना है कि ये जो tan थीटा इज इक्वल टू वी है क्या ये रिलेशन करेक्ट है, और अगर ये करेक्ट नहीं है तो हमें ये बताना है कि करेक्ट रिलेशन क्या होगा। तब हमारा आंसर देखते हैं। तो हमारा आंसर है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। तो कोई भी इक्वेशन जो उसका होता है उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड का डायमेंशंस को सेम होना चाहिए। और ये किसका प्रिंसिपल, ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन है। तो इन रिलेशन v इज इक्वल टू tan थीटा, तो v जो हमारा tan थीटा के बराबर उस स्टूडेंट ने डिराइव किया था, लेकिन जो tan थीटा है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डायमेंशन नहीं होता है। वहीं हमारा जो v है वो एक स्पीड है, तो स्पीड का तो डायमेंशन होता है। और क्या डायमेंशन होता है, द डायमेंशन ऑफ स्पीड इज l⁻⁻1 t⁻⁻1। देयरफॉर दिस रिलेशन इज इनकरेक्ट। इसलिए ये रिलेशन जो है इनकरेक्ट हो गया क्योंकि हमारा LHS का डायमेंशन जो है वो RHS से मैच नहीं कर रहा है। तो अब करेक्ट रिलेशन बनाने के हम लोग को क्या करना पड़ेगा, द LHS मस्ट बी डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ऑफ रेन u। तो LHS को हम लोग को वेलोसिटी ऑफ रेन से डिवाइड करना होगा। तो अब हमारा नया रिलेशन क्या हो जाएगा, v बाई यू इज इक्वल टू tan थीटा। अब देखिए हमारा पे v जो है ये भी जो v है ये है स्पीड ऑफ रेन डिवाइडेड बाई u है। तो इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर लेंगे तो स्पीड बाई स्पीड डिवाइड हो जाएगा, तो कुछ बचेगा नहीं क्योंकि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगा और इक्वल टू है tan थीटा। और tan थीटा तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ही, यानी कि हमारा LHS भी डायमेंशन लेस है और RHS भी डायमेंशन लेस है। तो ये हमारा करेक्ट रिलेशन हो जाएगा। तो दिस रिलेशन इज़ करेक्ट डायमेंशनली, मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट है। इसके पूरे करेक्टनेस की एक्यूरेसी नहीं है पर ये डायमेंशनली तो करेक्ट ही है। अब क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है इट इज़ क्लेम दैट 2 सेसियम क्लॉक्स। तो 2 सेसियम क्लॉक्स है, देखिए याद रखिएगा सेसियम क्लॉक्स जो है उसी से हम लोग एटॉमिक स्केल पे सेकंड्स को मेजर करते हैं। इफ़ अलाउड टू रन फॉर 100 ईयर्स फ्री फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस मे डिफर बाय ओनली अबाउट
2 सेकंड्स, यानी कि 2 सेसियम क्लॉक्स को जब 100 साल तक चलाया जाएगा बिना कोई डिस्टर्बेंस के, तो उनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो 0.02 सेकंड्स का ही एरर आ सकता है। व्हाट डज दिस इम्प्लाई फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड सेसियम क्लॉक इन मेजरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकंड। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मतलब स्टैंडर्ड सेसियम क्लॉक का जब 1 सेकंड को मेज़र करेंगे तो वो कितना ज़्यादा वैल्यू तक एक्यूरेट होगा, यानी कितना ज़्यादा उसका लीस्ट काउंट होगा। तब हमारा आंसर देख लेते हैं। तो इसका है टोटल टाइम है हमारा 100 ईयर्स। तो पहले 100 ईयर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग को सेकंड्स का वैल्यू से रिलेटेड निकालना है। तब हमारा 100 ईयर्स में कितना सेकंड्स हो जाएगा, 100 इंटू 365, जो कि एक ईयर में डेज होते हैं, इंटू 24 एक दिन के आवर्स, इंटू 60 इंटू 60 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं। तो 100 ईयर्स में जो एरर हुआ है वो हमारा 0.02 सेकंड्स। तो अब 1 सेकंड में कितना होगा, इसके लिए हम लोग इसको 0.02 को हमारे जितने भी सेकंड्स होंगे 100 ईयर्स में उससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 0.02 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। तो ये हो जाएगा हमारा 6.34 इंटू 10⁻12 सेकंड के बराबर। तो एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड सेसियम क्लॉक्स इन मेजरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकंड इज 10⁻12 सेकंड्स। तो ये 10⁻12 सेकंड्स तक का एक्यूरेसी, यानी कि लीस्ट काउंट इसका यहाँ तक जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, एस्टिमेट द एवरेज मास डेंसिटी ऑफ अ सोडियम एटम एज्यूमिंग इट्स साइज टू बी अबाउट 2.5 एंगस्ट्रॉम। तो मास डेंसिटी निकालना है सोडियम का, एक सोडियम एटम का, मॉलिक्यूल का नहीं, एक सोडियम एटम का, और उसका साइज़ क्या दिया हुआ है, 2.5 एंगस्ट्रॉम। यूज़ द नोन वैल्यूज़ ऑफ एवोगाड्रोस नंबर एंड द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम को हम लोग को पहले से पता होना चाहिए, और एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। कंपेयर इट विद द मास डेंसिटी ऑफ सोडियम इन इट्स क्रिस्टलाइन फेज। तो क्रिस्टलाइन फेज में मास डेंसिटी ऑफ सोडियम कितना होता है, 970 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आर द टू डेंसिटीज़ ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इफ सो वाई। तो क्या दोनों के दोनों डेंसिटीज सेम है, और अगर ऐसा है तो ये ऐसा क्यों है। अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है द डायमीटर ऑफ सोडियम। सोडियम का डायमीटर क्या दिया हुआ है, 2.5 एंगस्ट्रॉम। तो ये किसके बराबर है, 2.5 इंटू 10⁻10 मीटर के बराबर, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम का वैल्यू क्या होता है, 1 इंटू 10⁻10 मीटर होता है। देयरफॉर द रेडियस इज़ 1.25 इंटू 10⁻10 मीटर। तो ये देखिए डायमीटर साइज़ जो है हमारा डायमीटर होता है, तो ये हमारा इतना दिया हुआ है, तो डायमीटर का रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ होगा, तो वो हो जाएगा 1.25 इंटू 10⁻10 मीटर। अब वॉल्यूम ऑफ सोडियम एटम क्या होगा, V इज इक्वल टू 4/3 πr क्यूब, क्योंकि कोई भी एटम का शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है। तो अभी हम इसमें r का वैल्यू डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1.25 इंटू 10⁻10 होल टू द पावर 3। तो अब इन सबको सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा 8.177 इंटू 10⁻30 मीटर क्यूब। तब मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम, जो कि हम लोग को याद रखना है, वो है 23 ग्राम। और जो 23 ग्राम कितने केजी के बराबर है, 23 इंटू 10⁻³ केजी के बराबर है। 1 मोल ऑफ सोडियम कंटेन्स 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो 1 मोल ऑफ सोडियम में कितना एटम्स होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होता है। इसलिए हम लोग मास ऑफ 1 सोडियम एटम को निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी कि टोटल मास जो है 1 मोल का, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स से, क्योंकि हम लोग को एक सिंगल एटम का मास निकालना है। तो ये हो जाएगा 23 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10⁻23, तो इक्वल टू हो जाएगा 3.818 इंटू 10⁻26 केजी। आप सारे के सारे कैलकुलेशंस कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे आप करने जाएगा तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। अब देखिए एटॉमिक मास डेंसिटी ऑफ सोडियम क्या होता है, मास डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। मास डेंसिटी याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला है क्या, मास डेंसिटी का मास बाई वॉल्यूम। तो हमारा मास हमने क्या निकाला है, ये देखिए 3.818 इंटू 10⁻6 केजी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम भी हमने निकाला था ऊपर में, वो है हमारा 8.177 इंटू 10⁻30 केजी। तब इन सबको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 0.46692 इंटू 10⁻4, जो कि हमारा किसके बराबर है, 4669.2 केजी पर मीटर क्यूब के बराबर है। तब हमारा द डेंसिटी ऑफ सोडियम इन इट सॉलिड स्टेट इज 4669.2 केजी पर मीटर क्यूब है, बट इन द क्रिस्टलाइन फेज डेंसिटी इज 970 केजी पर मीटर क्यूब। हैंस बोथ आर इन अ डिफरेंट ऑर्डर, यानी कि दोनों को दोनों डेंसिटी अलग है। सॉलिड स्टेट का डेंसिटी अलग है और क्रिस्टलाइन फेज का डेंसिटी अलग है। इन सॉलिड फेज एटम्स आर टाइटली पैक्ड, बट इन क्रिस्टलाइन फेज एटम्स अरेंज इन अ सीक्वेंस विच कंटेन्स वॉइड। सॉलिड फेज में जो एटम है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, पर क्रिस्टलाइन फेज में उतने टाइटली पैक नहीं होते, वो एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं जिसको जो वॉइड कंटेन करता है। सो
डेंसिटी इन सॉलिड फेज इज़ ग्रेटर देन इन अ क्रिस्टलाइन फेज, इसलिए उसका सॉलिड फेज का डेंसिटी जो है वो क्रिस्टलाइन फेज का डेंसिटी से ज़्यादा बड़ा होगा।